अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने जो प्रीवियस वीडियोस थी हमने हमने हर एक बुक का जो है वो एनालिसिस किया था डिटेल में। आज से हम जो वीके मेहता की बुक है इसको हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं इसके जो लेक्चर्स हैं इनको मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और उसकी वजह ये है कि ये जो वीके मेहता की बुक है इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसमें बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं, बहुत सारे पेजेस जो हैं वो मिसिंग है। और हार्ड कापी जो है वो इसकी जैसे ही आपके टेस्ट वगैरह अनाउंस हुए हैं उसके बाद ये जो इसकी हार्ड कापी है वो शॉर्ट हो गई है, मतलब कि बुक्स स्टेशनरीज के ऊपर ये जो बुक्स हैं ये ख़त्म हो गई हैं। अब न्यू प्रिंटिंग वगैरह पे टाइम लग रहा है, इसलिए जिन लोगों के पास है भी है तो वो इसकी काफ़ी हाई प्राइस में इसको बेच रहे हैं। सो इसलिए जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते ये लेक्चर्स उनके लिए हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लाजमी इन लेक्चर्स के अंदर डिस्कस हों। और एक चीज़ जो हम यहाँ पे नहीं करेंगे वो ये है कि जो न्यूमेरिकल्स जो एमसीक्यूज़ जो हैं वो ग्राफ वाले हैं, क्योंकि ग्राफ वाले एमसीक्यूज़ नहीं आते। ठीक है, बहुत कम, अगर 100 एमसीक्यूज़ हैं तो कोई एक या दो एमसीक्यूज़ आपके इस तरह से आ सकते हैं। सो इसलिए हम उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू आपको मैं दिखा दूँगा, आप उसको अगर ख़ुद सॉल्व करना चाहें तो बेशक कर लें, लेकिन ये है कि हम उसको फुल जो है वो इस तरह से अटैम्प्ट नहीं करेंगे। तो बस अभी आज की जो वीडियो है इसमें हम चैप्टर नंबर 1 जो है वीके मेहता का इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है। बेसिक चीज़ें हैं जी, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ऑर्बिट्स वगैरह क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। इनको आप वीडियो को पास करके ठीक है आप ख़ुद भी इसको स्टडी कर सकते हैं। आई थिंक कि इसको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेजर जो पोर्शन है वो एमसीक्यू का है, हम उसको कवर करेंगे। सो ये आप इसको खुद स्टडी कर लें। उसके बाद यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है जी, चार्ज जो है वो हमारे पास जो है वो एक बहुत स्मॉल यूनिट्स इसकी होती हैं, इसको मेजर करना हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, सो इसलिए इसकी चार्ज की जो है वो क्वांटाइजेशन की गई है और क्वांटाइजेशन करने के बाद ये कहा गया कि हमारे पास जो जितने भी हमारी चार्ज की वैल्यूज़ होंगी वो एक हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है कि हमारे पास जो चार्ज होंगे वो ई के मल्टीपल होंगे। ई के मल्टीपल होने का मतलब ये है कि अगर 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और कभी भी आपका जो चार्ज है वो इस इंटीग्रल मल्टीपल के अलावा कोई भी वैल्यू आपकी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास कभी भी e/2 वैल्यू नहीं हो सकती। e/2 का मतलब ये है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज की। ठीक है, इसको आप हाफ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि पॉइंट्स में आप नहीं कह सकते। आपके पास हमेशा जो भी वैल्यू होगी वो Q = NE की इक्वल होगी। ठीक है, NE का मतलब ये है कि आपके पास Q की वैल्यू 1E भी हो सकती है, 2E भी हो सकती है, 3E भी हो सकती है, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, लेकिन N की जो वैल्यू है वो 1/2 नहीं हो सकती। आप चार्ज को इससे ज़्यादा मज़ीद जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें थी जो यूनिट ऑफ चार्ज में हम इसको डिस्कस कर रहे थे। सो यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो हमारे पास क्या है, कूलम है, और कूलम जो है वो 1 कूलम जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको ऑलरेडी पता होगा, कंडक्टर्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी कर लें। ठीक है, ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, इनको हम नहीं करेंगे। उसके बाद करंट की बात कर लेते हैं कि करंट हमारे पास क्या होता है, Q/T। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज़ इक्वल टू Q/T। सो यहाँ से इसकी हमारे पास यूनिट जो आती है वो कूलम पर सेकंड भी आ सकती है। सो अगर इसको कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, इनको हम साथ साथ ओवरव्यू करते हैं इसका। ये dQ/dt है। उसके बाद ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पास, I = Q/T है। मतलब कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड के अंदर जितने कूलम चार्ज फ्लो करते हैं हम उसको कहते हैं
कि वो हमारे पास क्या है, वो इलेक्ट्रिक करंट है। तो Q हमने कहा था कि Q की जो वैल्यू होती है वो NE के इक्वल होता है और टाइम जो है वो सेकंड में होता है। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि करंट का जो फार्मूला हमारे पास एक और बना, वो क्या बना, I इज़ इक्वल टू Q/T विच इज़ इक्वल टू NE/T। ठीक है, सो ये यहाँ पे मेंशन है, जहाँ पे बताया गया कि जो E की वैल्यू है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, माइनस इस वजह से कि इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। सो उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल हमारे पास सिंपल क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब कि हमारे पास ये सर्किट है, ठीक है, इस पॉइंट से हमने चार्ज को Q को हमने मूव करवाना है और ये मूव होके जब यहाँ पे आएगा, हम ये कहते हैं कि इस चार्ज को मूव करवाने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है, इस चार्ज को इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, सो यहाँ पे आप इसको देख लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज, ठीक है, Q फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सो ये यहाँ पे आपके पास V है, वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज ये हमारे पास जो है, इस वोल्टेज की वजह से ही हमने क्या करना है, इन चार्ज को जो है वो फ्लो करवाना है। सो ये चार्जेस तभी फ्लो होंगे जब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट है जिसमें आपके पास वोल्टेज सोर्स नहीं है, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स अगर आपके पास नहीं है, तो आप के पास जस्ट एक कंडक्टर है, ठीक है, तो इस कंडक्टर में आपके पास जो चार्ज होगा वो यहाँ पे रेंडमली जो है वो मूव कर रहा होगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ठीक है, मतलब कि इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए, मतलब कि यहाँ से मूव करवाने के लिए इधर हमें एक एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, और वो जो एनर्जी है वो एक्चुअली क्या है, वो वोल्टेज है, वोल्टेज, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, W/Q। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। सो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, ये जॉल में होता है। ठीक है, एनर्जी है क्योंकि ये जॉल में होगी, और ये Q हमारे पास चार्ज है तो कूलम। सो जॉल पर कूलम जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो वोल्ट के इक्वल होता है। सो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर जो है आपके इस तरह से MCQs बनाए जाते हैं कि जॉल पर कूलम जो है वो किसके इक्वलेंट है। ठीक है, तो वो आपको बताना होता है कि ये वोल्टेज के इक्वल है, या आपसे वो कहता है जी कूलम पर सेकंड जो है वो किसके इक्वलेंट है। सो कूलम पर सेकंड जो है वो आपके पास एम्पेयर के इक्वल है, जो कि हमने यहाँ से डेफिनेशन से देख लिया कि I इज़ इक्वल टू Q/T और V इज़ इक्वल टू W/Q। सो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, बाकी थ्योरी आप इसकी पढ़ लें। पोटेंशियल डिफरेंस यही है कि करंट को फ्लो करवाने के लिए हमारे ये दोनों जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, उन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस होना लाजमी है। ठीक है, अगर ये +5 है और अगर ये भी +5 है तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो उस टाइम पे हमारे पास जो चार्ज होगा वो फ्लो नहीं करेगा। सो ये लाजमी है कि आपके पास जो दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान में डिफरेंस लाजमी हो। एक आपके पास हायर पोटेंशियल, एक आपके पास लोअर पोटेंशियल। मतलब कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये प्लस और ये माइनस, प्लस का मतलब है हायर पोटेंशियल, माइनस का मतलब है लोअर पोटेंशियल। सो ये आपस में जो है ना, दोनों का डिफरेंस होना ज़रूरी है, तभी आपका जो चार्ज है वो फ्लो करेगा। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जो है वो आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम इसको कन्वेंशनल ले रहे हैं। ठीक है, वैसे डिफरेंट हो सकते हैं इसकी डायरेक्शन जो है वो। उसके बाद यूनिट है, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की जो है वो भी वोल्ट ही है, और आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी यूनिट भी वोल्ट ही है। ये जो पेज है आपके पास, ये एक्चुअली मिसप्लेस हुआ है PDF के अंदर। उसके बाद ओम्स लॉ है। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, आपने इसको बहुत बेसिक लेवल में पढ़ा होगा। ठीक है, बेसिक बस डेफिनेशन की यही है कि करंट जो है वो किसी भी सर्किट के अंदर प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। ठीक है, अच्छा, ये अक्सर बच्चे इसको गलत बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जब हम ये बात कहते हैं कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, हम ये कहते हैं जी कि करंट के चेंज होने से वोल्टेज चेंज होगी। ठीक है, जबकि ये ऐसा नहीं होता।
असल बात ये है कि वोल्टेज के चेंज होने से करंट चेंज होता है, ठीक है। मतलब ये है कि करंट जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज जो है वो करंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। मतलब कि वोल्टेज जो है, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ कि वो डिपेंड नहीं कर रही करंट के ऊपर, जबकि करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर। सो ये बेसिक चीज़ें हैं, आई थिंक आपने यूनिवर्सिटी में शायद डिटेल में डिस्कस किया हो। सो यहाँ पे देखें, ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल ठीक है कि करंट इन अ सर्किट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड वोल्टेज। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। सो यहाँ से हम ये कहते हैं कि V/I का जो रेशो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। सो द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन अ सर्किट इज़ कांस्टेंट, ठीक है। और वो जो कांस्टेंट है वो क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब ये जो R है ये आपका वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अक्सर ये इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है कि भाई R जो है वो R इक्वल टू V/I है, तो R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है I के। I अगर ज़्यादा होगा तो R जो है वो कम होगा। ये जो चीज़ है, ये जो रिलेशन है, ये गलत है, ठीक है। R की जो वैल्यू है वो आपकी करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज जो है वो करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि करंट जो है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह से R की जो वैल्यू है वो I पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि I की जो वैल्यू है वो R पर डिपेंड करती है, ठीक है। I जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल्स MCQ सॉल्व करने में काफ़ी सारी जगहों पे आपको हेल्प करती हैं, ठीक है। अगर हेल्प ना भी करें तो इंटरव्यूज़ में अगर जब स्टार्ट लिया जाता है तो मोस्टली मैंने ये चीज़ देखी है कि वो बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो शुरू के 1-2 क्वेश्चंस बेसिक से आपसे पूछने के बाद वो आगे हाई लेवल के टॉपिक्स पे जाते हैं। सो इसलिए बेसिक्स आपकी क्लियर होना बड़ी ज़रूरी है। अब R की वैल्यू अगर I पर डिपेंड नहीं कर रही तो वो किस पर डिपेंड कर रही है, R की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है R इज़ इक्वल टू ρL/A के। R की जो वैल्यू है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। सो R का फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए। आपको ऑलरेडी इसका पता होगा कि R की जो वैल्यू है वो चेंज होगी लेंथ के चेंज करने से, क्रॉस सेक्शनल एरिया के चेंज करने से, या फिर रेजिस्टिविटी मतलब कि मटेरियल को चेंज करने की वजह से। कि जब आपका मटेरियल चेंज होगा, क्योंकि मटेरियल के चेंज करने से आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज होती है। अगर आपने एक ही टाइप का मटेरियल जो है वो यूज़ किया हुआ है तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ के चेंज करने से या क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करने से वो चेंज नहीं होगी। जब तक आप उसको मटेरियल को चेंज नहीं करते आपकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि होंडा के अंदर आपका पहले 2-3 MCQs हैं जो इसी के ऊपर है कि रेजिस्टिविटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर, ना कि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। हाँ, रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। सो ये चीज़ें अपने पास नोट कर लें, ठीक है। वो यहाँ पे ये बात लिखी गई है R इज़ इक्वल टू V/I, ठीक है। ये जो रिलेशन है एक्चुअली ये ओम्स लॉ से लिखा गया है, लेकिन कभी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आप फाइंड कर सकते हैं, बेशक वोल्टेज करंट अगर गिवन हो तो आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये एक तरीका है रेजिस्टेंस को फाइंड करने का किसी भी सर्किट के अंदर। अगर आपके पास वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, तो आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कभी भी इस रिलेशन से हम ये नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस की तो एक आपके पास एक कंपोनेंट है, ठीक है। उस कंपोनेंट की वैल्यू पहले से डिफाइन होती है और इस कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो इसकी लेंथ और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है, जो कंडक्टर है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रही होती है। सो इसलिए इससे हम बेशक फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो डिपेंड नहीं कर रही होती है वोल्टेज और करंट के ऊपर। उसके बाद है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो उसकी ओम है। कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। देखें ऊपर कैलकुलेशन की बात नहीं की गई थी, यहाँ पे कैलकुलेशन की बात की कि रेजिस्टेंस को आप जब भी कैलकुलेट करेंगे वो किससे करेंगे, ρL/A से। उसके बाद रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर मटेरियल हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से इसकी डेफिनेशन इसको बेशक आप नोट कर लें। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, ऐसा यूनिट जो है वो रेजिस्टिविटी की कितनी है, ओम मीटर है। वैसे ही हम जो है ना इसको स्मॉलेस्ट यूनिट्स जो है वो उसकी पर सेंटीमीटर क्यूब, ओम पर सेंटीमीटर क्यूब से हम इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। लेकिन यह है कि
यहाँ से जो इसकी डेरिवेशन की जाती है वहाँ से इसकी यूनिट बनती है ओम मीटर। उसके बाद कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस जैसे रेजिस्टेंस जो है वो अपोज करती है करंट को, वैसे कंडक्टेंस जो है वो इसको अलाउ करती है करंट को, कि मतलब कि कंडक्टेंस ज़्यादा होगी तो हम कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं। सो इसलिए कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस के। सो इसकी जो यूनिट होती है वो सीमन होती है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। बाकी ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लें। उसके बाद है कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है। कार्बन रेजिस्टेंस की जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको कलर कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये कलर कोडिंग आपको पता होना चाहिए जी। इसको याद करने के लिए बेसिक आप देख लें, BROY GBVGW, ठीक है। सो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब अगर आपसे वो कहता है कि आपके पास जो है वो स्टार्ट जो होता है वो ब्लैक से होता है, देखिए यहाँ पे ब्लैक 0 ब्राउन 1। सो आगे जाके जो इसके MCQs है वहाँ पे ये कलर कोडिंग के काफ़ी सारे MCQs ही देगा, ठीक है। और इस तरह के MCQs आते भी हैं, 1 या 2 MCQ आते हैं जिसमें कलर कोडिंग पूछी गई होती है। सो रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है, ये इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। कि रेजिस्टेंस आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। एक मेथड इसका कलर कोडिंग के थ्रू है, एक मेथड इसका ये फार्मूला है ρL/A के, जिसको आगे मज़ीद डिवाइड करके ड्राइव करके हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/πr², ठीक है। या फिर R हम कहते हैं जी, R हमारे पास d/2 के इक्वल है, तो ρL/πd²/4, ठीक है। सो ये 3 फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। सो ये 3 फार्मूले हैं और एक ये कलर कोडिंग का मेथड है जिससे हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो ये आगे जाके हम इंशाल्लाह देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स में किस तरह से हम फाइंड करते हैं। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने से, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमारे पास रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर आपके पास मेटल है तो आपके पास टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से उनका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करता है। इसके ऊपर भी आपके पास काफ़ी सारे MCQs आएंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व होती है सो इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड किया जाता है। उसके बाद ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स की बात की गई है। ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं और नॉन ओमिक कौन से होते हैं, ठीक है। ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, मतलब कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि जितनी आपकी वोल्टेज ज़्यादा होगी उसी रेशो से आपका जो करंट है वो इंक्रीज़ करेगा। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट है तो 5 एम्पियर करंट होगा, 10 वोल्ट है तो 10 एम्पियर करंट होगा। इन केस ऑफ कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 1 किलो के इक्वल हो। अगर 2 किलो की वैल्यू है तो उस टाइम पे जिस रेशो से वोल्टेज को हम इंक्रीज़ करेंगे उसी रेशो से हमारे पास करंट भी इंक्रीज़ करेगा। सो इसलिए आपके पास ये हमेशा जो ग्राफ आएगा वो लीनियर आएगा, ठीक है। अब लीनियर की डेफिनेशन यही है कि आपके पास स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे और ओरिजिन से वो जो लाइन है आपकी वो पास हो रही हो, गुजर रही हो। सो यहाँ पे आप देखें, इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये ओरिजिन से भी पास करेगी और ये स्ट्रेट लाइन भी होगी। सो ये हम कह सकते हैं कि ये लीनियर है। सो कोई भी एलिमेंट जो लीनियर बिहेवियर शो करे हम ये कह सकते हैं कि वो ओमिक जो है वो कंडक्टर है, या वो ओमिक सर्किट है हमारे पास। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आप देखें ये डिक्रीजिंग हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ आ रहा है, तो ये नॉन लीनियरिटी है इसके अंदर, कि ये लीनियर ग्राफ नहीं है। सबसे पहले तो देखें ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, दूसरा ये है कि ये ओरिजिन से पास भी नहीं कर रही, ठीक है, और वैल्यू भी इसकी चेंज कर रही है। सो इसलिए नॉन ओमिक कंडक्टर्स जो हैं वो हमारे पास ये इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। सो ये थोड़ी सी डिटेल है इसकी, आप इसको बेशक स्टडी कर लें। इलेक्ट्रिक पावर की बात की गई है। इलेक्ट्रिक पावर देखें, आपके पास पावर के जो फार्मूले आते हैं, सबसे पहले P इज़ इक्वल टू VI, ठीक है। अब आपको पता है कि V इज़ इक्वल टू IR होता है। अगर मैं यहाँ पे IR पुट करूँ तो P इज़ इक्वल टू I²R हो जाता है। अब हमें ये भी पता है कि I इज़ इक्वल टू V/R होता है, तो यहाँ पे अगर मैं V/R पुट करूँ I की वैल्यू तो वो हो जाएगा V²/R, ठीक है। वो यहाँ पे R जो है ना R² बनेगा, तो वो R² यहाँ से कैंसिल करके आपके पास फाइनल जो वैल्यू आएगी वो V²/R की आएगी। सो आप तीनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं पावर के, V/I भी यूज़ कर सकते हैं,
आई स्क्वायर आर भी यूज़ कर सकते हैं और वी स्क्वायर बाई आर भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये इन तीनों फार्मूले से हम अपनी जो पावर की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे इसके MCQs हैं, इनको हम जब हम MCQs सॉल्व करेंगे जो शॉर्ट होंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स हैं इसलिए इसमें पावर की जो मज़ीद टाइप्स हैं उनको डिस्कस नहीं किया गया। यहाँ पे जस्ट एक्टिव पावर की बात की गई है। आगे अब जहाँ पे अब AC सर्किट्स में जाएंगे वहाँ पे हम एक्टिव पावर की बात भी करेंगे, एपरेंट पावर की भी और रिएक्टिव पावर की भी। उसके बाद पावर की यूनिट है जी वाट्स। आपको पता है 1 वाट जो है वो किसके इक्वल है, ठीक है, 1 किलोवाट 1000 वाट के इक्वल है। ये आपके पास इसकी बिगर यूनिट्स हैं। एनर्जी आपको पता है कि आपके पास किसके इक्वल होती है, यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है W इज इक्वल टू VIT। ये VI का मतलब ये है कि W इज एक्चुअली इक्वल टू PT, ठीक है। या फिर पावर का यहाँ से हम ये कह सकते हैं पावर हमारे पास जो होती है वो वर्क डन डिवाइडेड बाय सेकेंड। सो ये पावर का आपके पास यहाँ से एक और फार्मूला भी आपके पास आ जाता है कि वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आपके पास एनर्जी गिवन हो, मतलब कि E/T, अगर आपके पास एनर्जी गिवन हो तो टाइम गिवन हो तो आप पावर फाइंड कर सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर कितने जॉल ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो वो आपको बताती है कि आपके पास कितने वाट्स हैं, ठीक है। सो यहाँ से वर्क की जो है ना मज़ीद डेफिनेशन हमारे पास जो डेरिवेशन करने से वो क्या आती है, वर्क इज़ इक्वल टू या फिर एनर्जी इज़ इक्वल टू VI इंटू T। फिर उसके बाद V, क्योंकि हमने पहले भी ड्राइव किया था, V को अगर हम IR से रिप्लेस कर दें तो वो हो जाता है I स्क्वायर RT, ठीक है। सो ये डिफरेंट इसकी डेफिनेशन है। आप इनको डेरिवेशन करके आप इसकी मज़ीद जो है ना मैथमेटिकल फॉर्म्स जो है वो लेके आ सकते हैं। उसके बाद कमर्शियल यूनिट्स है, ठीक है। आपकी कमर्शियल यूनिट जो है वो पावर की, क्योंकि आपको पता है घरों में आपके पास जो है वो किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट होती है, जाउल नहीं होती। सो 1 किलोवाट आवर जो है ये आपके पास यहाँ पे शायद नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर भी MCQs बनते हैं कि 1 किलोवाट आवर आपके पास किसके इक्वल होता है। सो 1 किलोवाट आवर आपके पास होता है, किलो की वैल्यू आपके पास 1000 है, ठीक है। और 1 आवर में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं। सो ये आपके पास आ जाएगा 3600, लेकिन ये 1 0 इसका ये दोनों यहाँ पे आगे और आगे ये 10 की पावर 3। सो 36, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर 5। सो आपके पास 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी आ गई, 36 इंटू 10 की पावर 5। सो ये न्यूमेरिकल आपके ऐसे बन सकते हैं, आंडा के अंदर इस तरह के न्यूमेरिकल हैं भी। उसके बाद है यूनिट ऑफ यूज़ ऑफ पावर एंड एनर्जी फार्मूला, ठीक है। ये ऊपर हमने डिस्कस कर लिए। पावर जो है वो I स्क्वायर R भी है, V स्क्वायर बाई R भी है। इस तरह से वर्क जो है वो या एनर्जी जो है वो I स्क्वायर RT भी है और V स्क्वायर बाई RT भी है। सो ये अब डिपेंड करेगा कि कहाँ पे हमारे पास कौन सा डेटा गिवन है, हम उसके अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद मटेरियल्स की बात की गई है, ठीक है। हमारे पास मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ठीक है। सो इनको देख लेते हैं क्योंकि इनकी बेस पे हमारे पास आगे MCQs भी बनेंगे। कंडक्टर्स आर फाउंड बाय मेटालिक बॉन्ड्स, दीज बॉन्ड्स आर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव मेटल आयन सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। ये इसकी जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टर्स जो होते हैं उनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। कंडक्टर्स के अलावा आपके जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनका भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और इंसुलेटर्स का भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है या टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है। पॉजिटिव अगर है तो उसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से जो उनकी रेजिस्टेंस जो है वो इनका इंक्रीज़ करता है। सो इसलिए पॉजिटिव है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है। सो यहाँ पे आप देखें ये टेम्परेचर का ग्राफ है। टेम्परेचर को जैसे जैसे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो कंडक्टर्स हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, ठीक है। ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ
ये कंडक्टर्स का जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। सो इसके ऊपर भी हमारे 1 से 2 MCQs हैं। मैंगनीज जैसा तरह से एक एलिमेंट है जिसका ज़ीरो कोफिशिएंट होता है, सो उसको भी हम आगे देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी यही बातें की गई जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। उसके बाद ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप स्टडी करना चाहें तो बेशक कर लें, लेकिन इसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे हम चलते हैं इसके डायरेक्ट MCQs पे। अच्छा जी, MCQ नंबर 1 है, द डायमीटर ऑफ एन एटम इज़ अबाउट। एटम का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद कर लें कि जो एक एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम आपको पता है यूनिट ऑफ लेंथ है जो कि 10⁻⁻10 मीटर होती है। सो मुझे तो ये वैल्यू याद थी, तो उससे मुझे पता है कि इसका डायमीटर जो है वो उसका 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। सो इसका आंसर आपके पास 10⁻⁻10 मीटर है। उसके बाद है द नंबर ऑफ कंपाउंड्स अवेलेबल इन नेचर इज, ठीक है। नेचर के अंदर हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स जो है वो अवेलेबल है। सो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास नहीं है, बल्कि बहुत सारे कंपाउंड्स हम बना सकते हैं और ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं। सो इसलिए 4th ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। उसके बाद है द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ डैश द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन जो है ना, मास जो है वो 1837 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। सो यहाँ पे इसका 3rd ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये कुछ चीज़ें हैं, देखें, ये इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें कोई सॉल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। सो इनको हम इंशाल्लाह आप अगर आप करना चाहेंगे तो 1 से 2 घंटे के अंदर आप चैप्टर नंबर 1 ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद है MCQ नंबर 4, द इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड। लास्ट ऑर्बिट के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जितने हमारे पास लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है। वैलेंसी 3 है, वैलेंसी 4 है। तो थोड़ी सी ये केमिस्ट्री वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज़ लेस दैन 4 द सब्सटेंस इज़ यूजली। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने पास नोट कर लें कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस दैन 4 है तो वो आपके पास कंडक्टर होगा, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 4 है तो वो आपके पास जो है वो इंसुलेटर होगा। और अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल टू 4 है तो ये आपके पास जो है वो सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं कि लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस सेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है तो वो कंडक्टर होंगे हमारे, ग्रेटर देन 4 है तो वो इंसुलेटर्स होंगे, अगर इक्वल टू 4 है तो वो सेमीकंडक्टर्स होंगे। सो अब ये देखें आपके 2 से 3 MCQs यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज़ लेस देन 4, सो लेस देन 4 का मतलब क्या है जी, वो क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज़ मोर देन 4 का मतलब है वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। सो 6 में हमारे पास 3rd ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 7 नंबर MCQ पे चलते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज़ 4, अगर इक्वल टू 4 है तो वो क्या होगा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा। उसके बाद है 1 कूलम ऑफ चार्ज इज़ इक्वल टू द चार्ज ऑन, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये वहाँ पे भी हमने देखा था इसमें, तो ये 0.625 वाला यहाँ पे जो 10 की पावर है ना वो चेंज की गई है। सो यहाँ पे देखें 625 इंटू 10 की पावर 16, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये वैल्यूज़ याद करने वाली है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन इसका है वो ऑप्शन नंबर 3 है। उसके बाद MCQ नंबर 10 है द इलेक्ट्रिक करंट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आपके पास
पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी होता है, ठीक है, आपके पास नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी होता है। थर्ड ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है, तो ये दोनों है, तो इसका मतलब है कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद है ईएमएफ इन अ सर्किट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो आपकी जो सर्किट में होती है वो क्या करती है, इंक्रीज सर्किट रेजिस्टेंस, नहीं, डिक्रीज सर्किट रेजिस्टेंस। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सो ईएमएफ जो आपकी होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है। इस पॉइंट का मतलब क्या है, ईएमएफ का मतलब ये है कि भाई आपका एक पॉइंट अगर हायर पोटेंशियल पे है तो दूसरा पॉइंट आपका लोअर पोटेंशियल पे होगा। वो ईएमएफ जो है वो ये चीज़ जो है ना अश्योर कर रही होती है कि भाई आपका ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं, मतलब कि एक हायर पे है तो एक लोअर पे है। वो ईएमएफ आपका जो है ना कभी भी इन दोनों को इक्वल पोटेंशियल पे नहीं लेके आता, मतलब कि एक 5 पे तो दूसरा भी 5 पे। ये अगर पॉजिटिव है तो ये लाजमी नेगेटिव होगा। सो ईएमएफ जो है ना इन दो वोल्टेज सोर्स के अंदर किसका काम करती है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करती है। सो ये मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द। अगर मेटालिक कंडक्टर होगा तो उसमें हमारे पास जो है ना करंट जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करेगा, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है। उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ अ यूनिट ऑफ, ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो उसकी यूनिट भी आपके पास जो है वो वोल्ट होगा, ठीक है, वोल्ट। अगर ईएमएफ है तो वो भी आपके पास वोल्ट होगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो वो भी वोल्ट होगा। सो यहाँ पे आपके पास क्योंकि वो ऑप्शन गिवन नहीं है तो 13 चार्ज पावर, अच्छा ठीक है। ये एनर्जी जो है ना, देखिए हमने ये कहा था द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हमने ये कहा था कि v जो है वो या e जो है वो इक्वल टू इसके है, तो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, वो एनर्जी है, ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। अगर यहाँ पे वोल्ट गिवन होता तो मोस्ट सूटेबल जो था वो वोल्ट ही था। अब हमने मैं आपको ये पहले बताया था कि जो एनर्जी है वो जाउल के इक्वल होती है और चार्ज जो है वो कूलम के। सो जाउल पर कूलम जो है वो क्या है, वोल्ट है, ठीक है। सो ये इसलिए एनर्जी अगर हम कह दें तो वो कहना ठीक होता है कि हमारे पास एक एनर्जी ही है। उसके बाद है द इलेक्ट्रिक करंट इन द लिक्विड इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ, ठीक है, लिक्विड के अंदर आपके पास जो है ना आयंस होते हैं। सो 14 का आपके पास जो है वो आयंस वाला ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस बोथ। इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आपके पास जो है ना इसके बेशक हम ये कहते हैं कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, मतलब कि ये जो आपके पास एक सर्किट है वो यहाँ से चार्जेस जो है वो आपके फ़्लो करते हैं। ये हम बेशक कहते हैं कि यहाँ से यहाँ पे फ़्लो करते हैं, लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहते, हमारी इस बात को कहने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि भाई हम करंट की जो डायरेक्शन है उसको हम बता रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन हम खुद से एज्यूम करते हैं हमेशा से। सो डायरेक्शन इसकी जो है वो करंट की हम जो है नहीं बताते। सो ये जो वेक्टर को, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। दूसरी रीज़न इसका ये भी आता है कि ये वेक्टर जो लॉज हैं आपके एडिशन के, वो करंट जो है वो उसको फॉलो नहीं करता, इसलिए जो आपका जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद है अब बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, बिलियंस इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 10⁻³ सेकेंड्स, द करंट इज, ठीक है। अब बिलियंस इलेक्ट्रॉन, बिलियन का मतलब ये है आपके पास 10⁹, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें जी, I इज़ इक्वल टू Q/T, तो I इज़ इक्वल टू NE/T। अब N की वैल्यू हमें बता दी गई है कितनी है, 10⁹। E की वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, आपको ख़ुद से पता होनी चाहिए, तो वो कितनी है 1.6 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय टाइम आपको गिवन है 10⁻⁻3। सो ये इसको आप सॉल्व करें, ठीक है। ये क्योंकि अब देखें यहाँ पे कैलकुलेटर इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, अगर आप इसको शॉर्टकट से करें, देखें 10⁻⁹ है, ये 10⁻⁻3, ये ऊपर जाके 10⁻3 हो जाएगा। सो 10⁻⁹ + 3 12,
और ये 10 की पावर -9 है, ठीक है। या इसको हम इस तरह से करें कि 10 की पावर ये -19 है, ये +9 और ये -19, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3। सो ये देखें -19 + 9, तो यहाँ से हमारे पास -10 आ जाएगा। सो 1.6 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3। सो ये जो -3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास क्या देगा, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये ऊपर जाके प्लस होगा, ठीक है। तो -10 + 3 -7। सो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। सो 16 का आपके पास जो है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसको मैं ज़रा क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें मेन चीज़ जो थी वो ये थी कि भाई आपको बिलियन की जो वैल्यूज़ है वो याद हो कि 1 बिलियन में जो है ना 10 की कौन सी पावर यूज़ होती है। सो 1 बिलियन में आपकी जो 10 की पावर होती है वो 9 होती है। ओके, MCQ नंबर 16 हमने कर लिया था। 18 है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो करंट होता है वो जैसे आपके पास लिक्विड्स में था वैसे आपके पास इसमें भी होगा। सो बल्कि आयंस नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस दोनों होंगे। लिक्विड में आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव आयन थे, लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस बोथ होंगे। सो बड़ा बस इलॉजिकल सा क्वेश्चन है। 17 जो है वो हमने कर लिए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक 50 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज टू पास थ्रू इन अ सर्किट इफ़ द करंट फ्लो इज़ 15 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखें I = Q/T होता है। हमने कहा था कि 1 सेकंड के अंदर हमारे पास जितने चार्ज जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं वो हमारे पास करंट होता है। अब वो कह रहा है कि आपके पास करंट भी है, चार्ज भी है, बताएं कितने टाइम लगा होगा उन चार्जेस को फ्लो करने में। ठीक है, ये इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको डिराइव कर लेता हूँ। T को मैं इधर ले आता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा Q/I। अब Q की वैल्यू गिवन है हमें कितनी है, 50 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू कितनी है, 15 मिली एम्पेयर। सो 15 10 की पावर -3 एम्पेयर। तो 50 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 10/3। ठीक है, 10/3 आपको पता है कि 3.33 वैल्यू होती है। सो आपको मज़ीद जो है वो आई थिंक आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपके पास ये ऑप्शन 3.33 का होना चाहिए। ठीक है, वैसे आप इसको देख लें, 10 की पावर -3 जब ऊपर जाएगी तो +3 हो जाएगी। सो -6 + 3 आपके पास -3 ही वैल्यू दे देगा। सो 18 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन। अब देखें ये हांडा के अंदर आपका ये MCQ नंबर 1 है। वहाँ पे वो आपसे जो है ना उसने पूछा था द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन। अब यहाँ पे इसने रेजिस्टिविटी का जो दूसरा नाम होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे इसने चेंज करके इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रख लिया। सो आपके पास जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती, जो है ना वो डिपेंड करती है आपके मटेरियल के ऊपर कि आप मटेरियल चेंज करते हैं तो आपकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है। बेशक आपने कॉपर का एक जो है ना कॉपर की एक वायर ले ली, आप अगर इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, इसकी लेंथ को आप अगर इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करती। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसको भी चेंज करते हैं तब भी आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज नहीं करती। डायमेंशंस का मतलब यही है कि इसकी लेंथ और वेट और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी तब चेंज होगी जब आप इसको कॉपर से इसको आप एल्युमिनियम को यूज़ कर लेंगे। तो जब आप कॉपर यूज़ कर रहे होंगे तो आपकी रेजिस्टिविटी जो है वो कुछ और होगी, एल्युमिनियम यूज़ करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी। मतलब कि मटेरियल को चेंज करने से आपका क्या हुआ जी, आपकी रेजिस्टिविटी चेंज कर गई। सो इसलिए आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो
डिपेंड करती है किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर, ना कि आपकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। सो ये एमसीक्यू नंबर 1 भी आपका यहाँ से अंडर का कवर हो जाएगा। सो 19 एमसीक्यूज़ हो गए। उसके बाद है 20 नंबर एमसीक्यू, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय अ करंट फ्लो ऑफ 10 एम्पेयर ओवर 1 आवर पीरियड इज। क्या पूछ रहा है? द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब कि क्यू हमसे पूछ रहा है, ये क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। क्यू दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय करंट फ्लो ऑफ 10 एम्पेयर, हमें करंट दे दिया गया है, 1 आवर पीरियड दे दिया गया है, मतलब टाइम ही दे दिया गया है। सिंपल फार्मूला है इसका, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। करंट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है 1 आवर, ठीक है। 1 आवर क्योंकि टाइम जो है वो आपका सेकंड में होता है, सो आपने इसको 3600 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है इस करंट को। सो 10 इंटू 3600, ठीक है। सो 3600 का मतलब है 3.6 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। 3.6 इंटू 10 की पावर 3, और अगर ये इस 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 4। सो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व करनी आनी चाहिए। देखें इस तरह के जो न्यूमेरिकल है वो आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब अगर आप बैठे रहेंगे भाई कि 10 एम्पेयर को मैं 1 आवर से कैसे मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो ये यहाँ पे मतलब कि इस चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये कैलकुलेटर मेरे पास नहीं था तो ये मेरा आंसर गलत हो गया। सो इसलिए इस तरह के जो न्यूमेरिकल, जो छोटे छोटे कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल हैं, ये आपको करने चाहिए। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 21 है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जी, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि टेम्परेचर को चेंज करने से उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जबकि हम ये कहते हैं जी कि टेम्परेचर जो है वो अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होता है, ठीक है। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, कि टेम्परेचर चेंज करने से हमारा रेजिस्टेंस जो है वो चेंज करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस लिए होता है? कि जब हमारे पास ये वो होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। सो इसलिए ये चीज़ तो हमारी यहाँ पे गलत है, कि मतलब कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद मटेरियल है, अगर मैं मटेरियल को चेंज करता हूँ तो मेरे पास उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर तो हमें पता है कि वो ऑलरेडी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि आर इज़ इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अब यहाँ पे आप देखें रो पे भी डिपेंड कर रहे हैं, मतलब मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। उसके बाद टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। अगर शेप की बात करें ना तो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आपके पास कोई कंडक्टर, अगर आप उसकी शेप देखें, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उसका रेजिस्टेंस को जो है वो जो वैल्यू होगी, अगर आप उसको एक स्क्वायर बना लें तो तब भी आप उसका जो रेजिस्टेंस है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। आपके शेप को चेंज करने से आपका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं करता। इसलिए ये जो रेजिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप है, कि उसकी शेप जो भी हो उसका जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो 21 जो है वो करेक्ट है। 21 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। उसके बाद है अ लेंथ ऑफ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ अ सेम मटेरियल 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी। अब ये थोड़ा सा इसको जो है ना समझना होगा, कुछ इसकी ट्रिक्स भी हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसके लिए पहले मैं वाइड स्क्रीन शायद अगर मैं ले आऊँ तो ठीक होगा। अच्छा, अभी जो मैं आपको पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ आपने इसको अपने पास नोट कर लेना है। अगर आपके पास लेंथ या क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका चेंज करता है, ठीक है, तो आपने उसको n स्क्वायर
से मल्टीप्लाई करवा देना है ओरिजिनल रेजिस्टेंस से। जो पुरानी वैल्यू होगी उसको आपने एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है। एन स्क्वायर का मतलब ये है, एन की वैल्यू क्या है कि अगर 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया तो अब हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। अगर हमने लेंथ को इंक्रीज़ करके 4 टाइम्स तक अगर हमने उसको इंक्रीज़ कर लिया, हम ये कहते हैं कि हमने एक वायर को स्ट्रेच किया और उसकी लेंथ जो है वो 4 टाइम इंक्रीज़ कर गई, तो 4 टाइम्स इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि 4 का स्क्वायर इंटू आर। तो हमारी जो अब नई जो लेंथ आएगी या जो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 16 इंटू आर। ठीक है, सो यहाँ पे आप इस फार्मूले को माइंड में रखें कि अगर लेंथ और एरिया आपका चेंज होगा तो वो एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। और अगर इन केस के आपका डायमीटर है या रेडियस है तो उस टाइम पे n की पावर 4 टाइम्स जो है वो r हो जाएगा। ठीक है, सो n की पावर 4 टाइम्स हमने उसको चेंज करना है। सो ये पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। ये अगर आप इसको समझ लें तो ये आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा, ये कि n स्क्वायर कब लगाना है और आपने n की पावर 4 कब लगाना है। ठीक है, सो वो मैंने आपको बता दिया कि डायमीटर और रेडियस के चेंज होने की वजह से आपने n की पावर 4 लगाना है और लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के चेंज होने से करने से आपने n की पावर 2 लगाना है, मतलब n स्क्वायर लगाना है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारी जो लेंथ है वो कितनी चेंज हुई है। लेंथ ऑफ द वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, मतलब कि हमारे पास आर नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6 ओम है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब कि रेजिस्टिविटी हमारी कांस्टेंट है, मतलब कि R1 जो है वो इक्वल टू है, नहीं, रो 1 जो है वो इक्वल है रो 2 के। अब उसके बाद अगर हम देखें तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल 3 टाइम्स एज लॉन्ग एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी। अब हमने क्या चीज़ बतानी है, देखें अब हमारे पास जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होकर कितनी होगी, 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। मतलब कि अगर हमारे पास L1 ओरिजिनल थी तो L2 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ L1 हो गई है। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट आपने यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद वो कहता है जी एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कि जो सेकेंड एरिया हमारा जो आएगा वो 2 टाइम्स जो है वो पुरानी जो है A1 के इक्वल आ जाएगा। सो अब आप देखें आपके पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला था वो क्या था, R इज़ इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, अब L की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 3L1 डिवाइड बाई एरिया की वैल्यू कितनी है, 2A1। तो रो L1 A1। ठीक है, आपके पास जो पुराना जो रेजिस्टेंस है वो L1 A1 के इक्वल है, तो वो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 3/2। तो ये वाला आ गया, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना गिवन है यहाँ पे 6, तो ये यहाँ पे 6 आ गया। सो ये 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6, तो 3 3s are 9। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 20 का करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, ये वैल्यू भी जो है ना आप इसको बेशक याद कर लें कि आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो v जो है इक्वल होता है I बाय NA E के। तो इसका जो ऑर्डर होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, 23 में आपका ऑप्शन नंबर 2 है, 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है द कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ। ठीक है, कंडक्टिविटी आपके पास जो है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी के। सो नेक्स्ट MCQ है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर। अगर कोई मेटालिक कंडक्टर है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्टिविटी, रो जो है वो टेम्परेचर को चेंज करने से जो है वो क्या करती है। अब देखें जी, आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के। ठीक है, अब और रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमारे पास रेजिस्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज़ करेगी। तो इसलिए द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, कि हमारे पास अगर मेटालिक कंडक्टर है तो उसमें जो उसकी रेजिस्टिविटी होगी वो टेम्परेचर को चेंज करने से या राइज़ करने से हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। उसके बाद है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड्स
50 मिली जाउल ऑफ एनर्जी फॉर एवरी माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इस। अच्छा जी, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि हमसे वो क्या चीज़ पूछ रहा है, वो वी पूछ रहा है। ठीक है, वैसे भी ये देखें 5 वोल्ट 50 वोल्ट सारी वोल्ट्स में गिवन है, तो आपको ऑब्वियसली वी पूछ रहा है वो आपसे। अब देखें वी हमारे पास था एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। अब क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें, एनर्जी गिवन है, एवरी माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम का मतलब ये है कि 10 की पावर -6, तो सिंपली आप 50 मिली जाउल डिवाइड बाय 10 की पावर -6 करें, आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। सो इसको आप ख़ुद सॉल्व कर लें। 26 में आपके पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास 50 kV है। उसके बाद है जी इंसुलेटर्स हैव, ठीक है, इंसुलेटर्स का हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, सिर्फ कंडक्टर्स का पॉजिटिव है, बाकी दोनों का नेगेटिव है। अच्छा, ये यूरेका वो है जो मतलब कि जिसका हमारे पास ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ठीक है, ये जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि भाई मोस्टली आपके पास जो है कंडक्टर्स हैं वो पॉजिटिव है, उनका इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का जो है वो नेगेटिव है। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ज़ीरो होता है। सो ये वही एलिमेंट है। ये एमसीक्यू जो है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, ये बहुत सारे टेस्ट में आया भी है। तो ये इस तरह भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो एलिमेंट हैज़ ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो वहाँ पे यूरेका वाला जो ऑप्शन है वो आपका ठीक होगा। या फिर इस तरह से पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली यही पूछ लें कि यूरेका जो है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। सो इसका ऑलमोस्ट ज़ीरो जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच क्वांटिटी ऑफ चार्ज मस्ट बी डिलीवर्ड बाय अ बैटरी विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट टू डू 500 जाउल ऑफ अ वर्क। अच्छा, ये अब देखें फार्मूला आपको याद है, V इज़ इक्वल टू E बाई क्यू। अब Q हमसे पूछ रहे हैं तो Q हो जाएगा Q इज़ इक्वल टू E बाई V। तो 100 वोल्ट और 500 जाउल, सो 500 डिवाइड बाय 100, ये आपको 5 कूलम चार्ज की वैल्यू दे देगा। सो इसमें कौन सा एमसीक्यू था, ये आपका एमसीक्यू नंबर 29 में आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर स्ट्रेच टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। ठीक है, अभी देखें वो फार्मूला आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपका अगर डायमीटर और रेडियस आपका चेंज होता है तो उस टाइम पे आपकी जो वैल्यू होती है वो n टाइम्स की पावर 4 ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाती है। अभी देखें कितना रिड्यूस हुआ है। अ पीस ऑफ एल्युमिनियम वायर इज स्ट्रेच्ड, पीस ऑफ एल्युमिनियम वायर इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब कि कितना रिड्यूस हुआ है, हाफ का मतलब है कि भाई 1/2 हो गया। ठीक है, तो 1/2 की पावर 4 कर दें। सो 1/2 की पावर 4 आप करते हैं तो ये बन जाता है 1/16। सो मतलब कि इस रेजिस्टेंस विल बिकम 16 टाइम्स। तो n की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 16 इंटू R। ठीक है, सो ये फार्मूला आई थिंक आपको यहाँ पे याद हो चुका होगा। सो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, 30 MCQs। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 30 MCQs है उसको डिस्कस करेंगे और फिर आई थिंक उसके बाद हमारे पास 40 MCQs बच जाएंगे। सो ये 3 पार्ट्स के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो ख़त्म हो जाएगा।